नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोमंत्र के YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट के। पिछले वीडियोस के अंदर हमने 4 पार्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। सेल के बारे में हमने स्टडी किया था, सेल थ्योरी को देखा था, प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस, यहाँ तक कि हमने बात कर ली थी। और उसके आगे हमने आउटलाइन बनाई थी सेल बायोलॉजी की कि कौन कौन से ऑर्गेनेल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसमें हमने सबसे पहले बात की थी प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म किस तरीके का होता है और कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए आज की इस पार्ट नंबर 5 के अंदर हम बात करने वाले हैं सेल और कोशिका भित्ति के बारे में। स्टार्ट करते हैं कि कोशिका भित्ति जो है इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। उन सभी बातों पर किस तरीके से सेल और जो है उसका निर्माण होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल और कोशिका भित्ति। ध्यान से समझना और वीडियोस को जो है पूरी जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगी, ठीक है। अदर जो वीडियोस हैं पहले की, उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आपको नहीं मिले होंगे शायद। अगर नहीं मिले हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उस बेल आइकन के दबाने से ही आपके पास में दोबारा से जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी की जो 4 पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप चारों पार्ट को देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले अगर आप उन चारों पार्ट्स को देखोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। बात करते हैं सेल वॉल की। सबसे पहली बात कि हम जब सेल वॉल को देखते हैं तो ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है और किस में नहीं पाई जाती है। तो जनरली हम देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि प्लांट सेल के अंदर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इसके अंदर सुबेरिन का जमाव हो जाता है। किसका जमाव हो जाता है, सुबेरिन का जमाव हो जाता है। इस वजह से ये जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो मृत होती है, डेड होती है, ठीक है ना। कोशिका भित्ति के जमाव, सुबेरिन कोशिका भित्ति के जमाव में हो जाता है, ठीक है, जिससे जो सेल वॉल होती है कैसी होती है, मृत होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मृत होती है, उसके बाद में वायु रोधी हो जाती है, ठीक है, और जल रोधी हो जाती है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट खोज की बात करें तो हमें पता है जब हमने सेल को देखा था, कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो कोशिका जो थी वो थी मृत कोशिका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने एक चीज और देखी थी उसके अंदर, जब कोशिका की खोज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर का जो आवरण है वही क्या है, सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने किसकी खोज की, सेल वॉल की। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति की, ठीक है। बात करते हैं सेल वॉल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। निर्माण की इसके अंदर देखिए, निर्माण मतलब किस किस से सेल वॉल बनी हुई होती है। जैसे हम जानते हैं कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। कवकों के अंदर काइटिन की बनी होती है, जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। उसी के साथ आपसे एक और पूछ लिया जाता है कि शैवाल जो होते हैं एल्गी, उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। तो याद रखना है आपको, हेमिसेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी हुई होती है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर जो सेलुलोज है उसका किस तरीके से किस किस रूप में पाया जा सकता है। तो इसके अंदर जो निर्माण में है 2 कंपोनेंट्स भाग लेते हैं, 2 पदार्थ भाग लेते हैं। एक का नाम है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा का नाम है फैटी कंपोनेंट्स, ठीक है। दोनों को ध्यान से समझना। कार्बोहाइड्रेट के अंदर सेलुलोज आता है, हेमिसेलुलोज आता है और पेक्टिन आता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन आता है। फैटी कंपोनेंट्स के अंदर बात करें तो इसके अंदर सुबेरिन आता है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर क्यूटिन आता है, लिग्निन आता है, ठीक है। और इसके अंदर आ जाएगा सिलिका। ये सारे के सारे फैटी एसिड के रूप में पाए जाते हैं, सुबेरिन, क्यूटिन, लिग्निन, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिससे सेल वॉल का निर्माण होता है,
इसका निर्माण कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स मतलब सेलुलोज, हेमसेलुलोज, पेक्टिन का निर्माण कौन करता है? ऐसा कौन सा कोशिकांग है सेल के अंदर जो इन सभी पदार्थों का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है या निर्माण करता है। तो बात करते हैं, इसका नाम है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम को ही अगर एनिमल सेल के अंदर बात करें, ये प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोसोम कहते हैं किसको? गोल्जी बॉडी को। तो एनिमल सेल में गोल्जी काय कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? गोल्जी काय कहते हैं। याद रखना कि जो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन का जो निर्माण है वो कौन सी कोशिकांग के द्वारा किया जाता है? डिक्टियोसोम के द्वारा किया जाता है। जबकि सुबेरिन, प्यूटिन, लिग्निन, सिलिका का जो निर्माण है वो किया जाता है स्पिरोसोम के द्वारा। स्पिरोसोम के द्वारा। स्पिरोसोम एक प्रकार की सूक्ष्म इकाई है या माइक्रोबॉडीज है जो कि एकल झिल्ली युक्त होती है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार की सूक्ष्म इकाई है या माइक्रोबॉडीज जिसको हम कहते हैं, माइक्रोबॉडीज के अंदर आता है। तो जो कंपोनेंट्स होता है, फैटी कंपोनेंट्स, इसका निर्माण किस कोशिकांग में होता है? स्पिरोसोम के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका निर्माण किस तरीके से होता है। ठीक है, निर्माण की अगर बात करें तो निर्माण जो है इसका 2 विधियों के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना आप ये सारी बातें। निर्माण इसका 2 विधियों से होता है। 2 विधियां कौन कौन सी है? देखिए 2 विधियां हैं आपके पास में। यहाँ पर बात करते हैं निर्माण की विधि। निर्माण की विधि की बात करें, मेथड ऑफ फॉर्मेशन की इन सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल का निर्माण कौन कौन सी 2 विधियों के द्वारा होता है? तो पहली विधि है आपके सामने कणाधान विधि। पहली विधि है कणाधान विधि। ठीक है, कणाधान इसको हम कहते हैं इनटू ससेप्शन मेथड। ठीक है, एक विधि आपके सामने आती है भाई स्तराधान विधि। स्तराधान विधि, स्तराधान मतलब अपोजिशन मेथड। ठीक है, देखिए जब सेल वॉल या कोशिका भित्ति का निर्माण होता है तो उसमें यदि कणों के रूप में पदार्थों का जमाव होता है तो वो कौन सी विधि हो जाएगी? कणाधान विधि। लेकिन इसमें जो है इस प्रकार से पदार्थों का क्या हो जाएगा? जमाव हो जाएगा और क्या बनेगी? सेल वॉल बनेगी। ठीक है, लेकिन जो ये सेल वॉल होगी ये समान मोटाई की नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये असमान मोटाई की होगी। कैसी होगी? असमान मोटाई की होगी। ठीक है, इसकी मोटाई असमान रहेगी क्योंकि जो कण है वो अनिश्चित रूप से क्या हो रहे हैं? यहाँ पर जम रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्तराधान के अंदर देखिए इस प्रकार से स्तरों के रूप में क्या होगा? लेयर जो है वो जमा होगी, मतलब पदार्थों का इस तरीके से स्तरों के रूप में जमा हुआ होगा और इसमें जो है समान मोटाई की क्या बनेगी? सेल वॉल बनेगी। समान मोटाई की क्या बनेगी? सेल वॉल बनेगी। ये बातें आपको याद रखनी है। तो 2 विधियां हमने देखी है, कौन सी? सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति के निर्माण की। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं कि जो सेल वॉल है इसके अंदर किस तरीके से, मतलब इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की बात करें या इसकी परासंरचना के बारे में बात करें। ठीक है, परासंरचना किसकी? सेल वॉल की। परासंरचना किसकी? सेल वॉल की। सेल वॉल की परासंरचना की बात करते हैं तो सेल वॉल की परासंरचना में हम जानते हैं कि जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो जनरली सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेलुलोज है वो किस प्रकार से बनता है या इसका निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान रखना है कि जो सेलुलोज होता है, सेल्यूलोज इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक जो दीर्घ तंतु है, एक दीर्घ तंतुक, इसके अंदर 2 प्रकार की संरचनाएं होती है जब सेल वॉल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार की संरचनाएं कौन कौन सी होती है? एक तो होती है तंतुक या रेशे जिसको हम कहते हैं फाइबर, और एक होता है आधात्री। आधात्री के अंदर प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल आती है। जबकि इसके अंदर कुछ तंतुनुमा भाग जो है वो किसका निर्माण करते हैं? सेल वॉल का, सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज की फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले बनेगा एक दीर्घ तंतुक बनेगा। दीर्घ तंतुक मतलब एक मैक्रो फाइब्रिल्स। एक दीर्घ तंतु जो है ये 250 लघु तंतुओं से मिलकर बनता है। लघु तंतुक से मिलकर बनता है, मतलब इसको हम कहते हैं माइक्रो फाइब्रिल्स। ठीक है, फिर बात आती है कि एक जो लघु तंतुक होता है वो किससे बनता है? एक लघु तंतुक की बात करें तो ये बनता है बेस माइसिली से। किससे बनता है? माइसिली, बेस माइसिली से बनता है।
ठीक है, याद रखना है 20 माइसिली से एक लघु तंतु बनता है, एक माइक्रोफाइब्रिल्स बनता है। फिर बात करते हैं कि एक माइसिली जो है वो किससे बनती है। एक माइसिली की बात करें तो एक माइसिली जो है 100 सेलुलोज की श्रृंखलाओं से बनती है। कितनी? 100 सेलुलोज की श्रृंखलाओं से बनती है। एक माइसिली 100 सेलुलोज की श्रृंखलाओं या चेन से बनती है, ठीक है। फिर आती है बात की एक जो सेलुलोज है, एक सेलुलोज है वो किससे बनता है। तो एक सेलुलोज का निर्माण हमें ध्यान रखना है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आरबीएससी के अंदर, लेबर असिस्टेंट के अंदर और उसके बाद में जेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेलुलोज है, एक सेलुलोज वो 3000 से 6000 ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बनती है। 3000 से 6000 ग्लूकोज की यूनिट्स या इकाइयों से मिलकर बनती है। और जो ये 3000 से 6000 ग्लूकोज की इकाइयां होती है, ये जुड़ी हुई होती है बीटा 1,4 लिंकेज के द्वारा। बीटा 1,4 लिंकेज के द्वारा क्या होती है? जुड़ी होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है किसके बारे में, परासरचना ऑफ सेल वॉल, मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की बात करें तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक सेलुलोज का निर्माण 3000 से 6000 ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, जो कि बीटा 1,4 जो है लिंकेज के द्वारा जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप की होती है। सेल वॉल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर में जो है हम जानते हैं जो आधात्री वाला भाग होता है, आधात्री वाले भाग के अंदर बात करें, आधात्री में जो है प्राइमरी सेल वॉल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की संरचना के बारे में बात करते हैं तो इसमें देखिए इस प्रकार से आपको ये संरचना दिखाई देगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको इस सेल वॉल की संरचना दिखाई देगी। इसके अंदर यहाँ पर होता है प्राइमरी सेल वॉल, दोनों साइड में ये अलग अलग सेल हैं, ये अलग वाली सेल है, ये अलग वाली सेल है, दोनों अलग अलग सेल हैं। इनके बीच में होता है एक दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम जिस संरचना के द्वारा किया जाता है, या दो कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल को जोड़ने का काम जिस कोशिका के द्वारा या संरचना के द्वारा किया जाता है, उसे हम कहते हैं मध्य पटलिका। क्या कहते हैं? मध्य पटलिका। मध्य पटलिका मतलब मिडिल लेमिला। क्या नाम है? मिडिल लेमिला, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये होती है अपने पास में प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। इसके आगे आप चलोगे तो इस प्रकार से आपको स्तर दिखाई देंगे, S1, S2, S3, और यहाँ पर आगे की तरफ आपको इस तरीके से दिखाई देंगे S1, S2 और S3, ठीक है। जो S1, S2, S3 हैं, ये सारे के सारे जो परतें हैं, 3 परतें, ये कहलाती है सेकेंडरी सेल वॉल। क्या कहलाती है? सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। और जो आगे की तरफ बढ़ेगी ये बहुत रेयर होती है, मतलब बहुत कम पाई जाती है, टर्सरी सेल वॉल। टर्सरी सेल वॉल इधर भी कौन सी होगी? टर्सरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल, ठीक है। ये हमें याद रखना है। इस प्रकार की जो है स्ट्रक्चर होती है किसकी? सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति की। यहाँ से देखिए हम एक एक पॉइंट को लेते हैं कि जो मध्य पटलिका होती है वो क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, किन किन में पाई जाती है और किस में नहीं पाई जाती है। फिर सेकेंडरी के बारे में बात करेंगे और टर्सरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आएगा मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला की बात करें उससे पहले हम एक और पॉइंट देख लेते हैं। एक और पॉइंट क्या है कि जो सेल वॉल होती है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पत्ति की बात करें, ओरिजिन ऑफ सेल वॉल, तो ओरिजिन ऑफ सेल वॉल में आपको सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो फ्लेग्मोप्लास्ट है, फ्लेग्मोप्लास्ट से ही क्या होती है? सेल प्लेट बनती है। सेल प्लेट क्या बनती है? सेल प्लेट, कोशिका पट्टी बनती है। क्या बनती है? कोशिका पट्टी बनती है, ठीक है। और सेल प्लेट से आगे जाकर बनती है मिडिल लेमिला। क्या बनती है? मिडिल लेमिला, मध्य पटलिका बनती है, ठीक है। और मध्य पटलिका के चारों ओर होती है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और इसके आगे होगी टर्सरी सेल वॉल। इधर भी वही होगा, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल,
टर्सरी सेल। तो इस प्रकार से इसका जो है क्रम होता है। यहाँ पर देखिए जो फ्लेग्मोप्लास्ट है, ये आपको याद रखना है कि फ्लेग्मोप्लास्ट जो है किसके निर्माण से होता है या किससे इसका निर्माण होता है। तो गोल्जी बॉडी प्लस ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो टुकड़े हैं वो क्या बनाते हैं, फ्लेग्मोप्लास्ट बनाते हैं, जो कि आगे जाकर सेल प्लेट का निर्माण करेंगे और इस सेल प्लेट से क्या बनेगी, मिडिल लेमेला या मध्य पटलिका बनेगी। ठीक है, और उसके चारों और फिर प्राइमरी सेल होल, टर्सरी सेकेंडरी सेल होल और टर्सरी सेल होल। इस प्रकार से हमारी जो सेल होल है उसका निर्माण होता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल होल की। स्ट्रक्चर ऑफ सेल होल में सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था कि जो मिडिल लेमेला है वो क्या होता है और कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपके पास में है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला या मध्य पटलिका की बात करते हैं। मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला या मध्य पटलिका, सबसे पहली बात तो इसमें सर्वाधिक सुबेरिन का जमाव होता है। इसमें क्या होता है, सर्वाधिक सुबेरिन का जमाव होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सुबेरिन का जमाव किसमें होता है, तो मिडिल लेमिला या मध्य पटलिका के अंदर होता है। नेक्स्ट चीज की जो मिडिल लेमिला होती है ये बनी किसकी होती है, तो याद रखना है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। कौन, मिडिल लेमिला या मध्य पटलिका कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। ठीक है, फिर आपके सामने क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट कि जब प्लांट के अंदर, ये तो है किसके अंदर, ये प्लांट के अंदर बनी हुई होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। ठीक है, नोट लगा के आपको लिखना है कि जो एनिमल सेल है उनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिडिल लेमिला है, मिडिल लेमिला ये किसकी बनी हुई होती है, मिडिल लेमिला जो है किसकी बनी होती है, तो हाई एल्यूरोनिक एसिड की बनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट जो है दो सेल्स को जोड़ने का काम कर रहा है। अब हम जब किसी भी चीज को, या हम जब घर बनाते हैं तो उसमें किसी भी चीज को जोड़ने के लिए या ईंट से जोड़ने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, मसाला या सीमेंट मिलाते हैं। ठीक है, जब मसाला या सीमेंट मिलाने का काम ये क्या कर रहा है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं प्लांट सीमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लांट सीमेंट किसको कहते हैं, तो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट को कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें कि एनिमल सीमेंट किसे कहते हैं, तो एनिमल सीमेंट कहते हैं हाई एल्यूरोनिक एसिड को। ये क्या कहते हैं इसको, एनिमल सीमेंट। एनिमल सीमेंट किसे कहते हैं, हाई एल्यूरोनिक एसिड को कहते हैं। ठीक है, देखिए मिडिल लेमिला मध्य पटलिका की बात हमने की है, सर्वाधिक सुबेरिन का जमाव होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, इसीलिए ये प्लांट सीमेंट का काम करता है या प्लांट सीमेंट इसे कहते हैं। नोट लगा के हमने लिखा है एनिमल सेल की मिडिल लेमिला किसकी बनी होती है, हाई एल्यूरोनिक एसिड की बनी होती है, और इसमें एनिमल सीमेंट का काम कौन करता है, हाई एल्यूरोनिक एसिड। ठीक है, जिसके बाद देखिए दो सेल्स को इस प्रकार से कोई सेल है और इस प्रकार से कोई सेल है, तो इन दोनों सेल्स को जोड़ने का काम कौन करता है, मिडिल लेमिला करता है। एक और क्वेश्चन आपके सेल वॉल से बन जाता है, और क्वेश्चन क्या है कि जो सेल वॉल है ये पारगम्य होती है, अर्ध पारगम्य होती है या पूर्ण पारगम्य होती है। ठीक है, या फिर अपारगम्य होती है। तो आपको याद रखना है, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पूछा जाता है कि जो सेल वॉल है ये पूर्ण पारगम्य होती है। कैसी होती है, पूर्ण पारगम्य होती है। तो ये आपको पूर्ण पारगम्य होती है, तो ये भी आपको याद रखना है सेल वॉल के संदर्भ में। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल देखिए ध्यान से और याद रखना है ये सारी चीजें, है ना। टाइम टू टाइम आप जो है स्क्रीनशॉट लेते रहना। और आगे बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल। दूसरा पॉइंट आपके सामने है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल या प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल या प्राथमिक कोशिका भित्ति, इसकी बात करें तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये पतली होती है, लचीली होती है, प्रत्यास्थ होती है। पतली होती है, लचीली होती है और प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, प्रत्यास्थ होती है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात कि प्राइमरी सेल वॉल कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, या आप देख लो कि ये किसकी बनी हुई होती है, तो सेलुलोज किसकी बनी हुई होती है, तो सेल्यूलोज प्लस हेमीसेलुलोज
सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है, जो कि इसमें संख्या जो है इनकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको याद रखना है जो विभज्योतक कोशिकाएं होती है, विभज्योतक कोशिकाएं होती है वह स्थायी ऊतकों के अंदर, विभज्योतक कोशिकाएं वह स्थायी ऊतकों में क्या होती है, स्थायी ऊतकों में प्रेजेंट पाई जाती है। कौन, प्राइमरी सेल वॉल। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि विभज्योतक कोशिका व स्थायी ऊतकों में कौन सी सेल वॉल पाई जाती है, तो प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें या द्वितीय कोशिका भित्ति की बात करें, तो द्वितीय कोशिका भित्ति में आपको याद रखना है सबसे पहली चीज तो ये कठोर होती है और दृढ़ होती है, कठोर होती है और दृढ़ होती है, कठोर होती है और कैसी होती है, दृढ़ होती है। ठीक है, तो कठोर और दृढ़ होती है। दूसरी बात, ये किसकी बनी हुई होती है, तो ये बनी होती है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन प्लस हेमीसेल्यूलोज प्लस सुबेरिन प्लस लिग्निन की बनी होती है, लेकिन इनकी मात्रा जो है कम होती है, इनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये बात याद रखना है आपको। विभज्योतक जो कोशिकाएं होती है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं या सेल्स होती है, विभज्योतक सेल में एब्सेंट होती है, बाकी इसके अलावा सभी में पाई जाती है सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल विभज्योतक सेल के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कि फोर्थ नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे आपको याद रखना है टर्सरी सेल वॉल। ठीक है, तृतीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति की बात करते हैं। ठीक है, तृतीयक कोशिका भित्ति की बात करें तो इसके अंदर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की वाहिनिकाओं में, जिम्नोस्पर्म की जो प्लांट्स हैं उसकी वाहिनिकाओं में, मतलब उसकी ट्रेकियार्ड्स में, ठीक है, ट्रेकियार्ड्स में कौन पाई जाती है, टर्सरी सेल वॉल, मतलब तृतीयक कोशिका भित्ति पाई जाती है। और एक और बात आपको याद रखनी है कि ये जो है टर्सरी सेल वॉल ये बहुत ही रेयर होती है, बहुत कम विकसित होती है। ठीक है, बहुत कम पादपों के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है कि जो टर्सरी सेल वॉल है एक बनी किसकी होती है, तो बनी किसकी होती है, हेमीसेल्यूलोज प्लस जाइलोन की बनी होती है। आगे बस हमने तो प्राइमरी सेल वॉल के बारे में हमने बात किया है, सेकेंडरी सेल वॉल की हमने बात की है, और टर्सरी सेल वॉल के बारे में हमने बात की है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, बारी बारी से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें जो लिग्निन का जमाव होता है उसमें उसकी क्या विशेषता है। लिग्निन के जमाव की बात करें तो लिग्निन का जमाव किस तरीके से होता है और इसकी क्या विशेषताएं रहती है। तो लिग्निफिकेशन की बात हम करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लिग्निफिकेशन या लिग्नीकरण, या क्या, लिग्नीकरण। तो लिग्निन का जिस स्थान पर जमा हो जाता है वो सेल कैसे हो जाती है, मृत हो जाती है। सेल कैसे हो जाती है, मृत हो जाती है। उसी के साथ साथ वाटर प्रूफ हो जाती है। ठीक है, वाटर प्रूफ हो जाती है। वाटर प्रूफ के साथ साथ एयर प्रूफ हो जाती है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद में कि जो लिग्निफिकेशन है ये कहां पर होता है, इसमें क्या होता है, लिग्निन का जमाव होता है। क्या होता है, लिग्निन का जमाव होता है। ध्यान रखना है जो जीरोफाइट्स प्लांट है, जीरोफाइट्स प्लांट, उनकी जो जाइलम सेल्स हैं, जाइलम व स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा जो ऊतक होते हैं उनके अंदर पाई जाती है, उनमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जाइलम और
द्रवोत्तक जो है ऊतक उनके अंदर पाई जाती हैं। कौन से प्लांट? जीरोफाइट मतलब मरुद्भिद पादपों के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो लिग्निन का क्या होता है, जमाव होता है। लिग्निन का क्या होता है, इसमें जमाव होता है। ठीक है, देखिए जिस स्थान पर लिग्निन का जमाव होगा उसे तो हम क्या कहेंगे, लिग्निफिकेशन कहेंगे। और ये किसमें होता है, जीरोफाइट्स प्लांट के अंदर, जो जाइलम होती है और द्रवोत्तक होते हैं। ठीक है, जिस स्थान पर लिग्निन का जमाव हो जाता है वो सेल मृत हो जाती है, वाटर प्रूफ हो जाती है, एयर प्रूफ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करें लिग्निफिकेशन के अंदर, यदि मान लो जब किसी स्थान पर लिग्निन का जमाव नहीं होता है, जब किसी स्थान पर लिग्निन का जमाव नहीं होता है तो उसे गर्त या पिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं या पिट्स कहते हैं। ठीक है, तो जिस स्थान पर लिग्निन का जमाव नहीं होता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं या पिट्स कहते हैं। उस स्थान पर गर्त या खाली स्थान हो जाता है। तो ये जो गर्त हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला प्रकार है सरल गर्त, सरल गर्त, इसको हम कहते हैं सिंपल पिट्स। दूसरा होता है परिवेशित गर्त, परिवेशित गर्त, इसको हम कहते हैं बॉर्डर्ड पिट्स। आगे बात समझ क्या, बॉर्डर्ड पिट्स। ठीक है, सरल गर्त के अंदर बात करें तो इस प्रकार से हमारे पास में दो सेल्स रहेगी, है ना, और इस सेल्स के बीच में एक मेम्ब्रेन निकली हुई होगी। ठीक है, यह है, इसको हम कहते हैं पिट्स मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, पिट्स मेम्ब्रेन कहते हैं इसको पिट्स मेम्ब्रेन कहा जाता है। और बात करें सरल गर्त जो है कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बात याद रखना है आपको, वो बात क्या है कि संपूर्ण लंबाई में जो सरल गर्त है उनका व्यास बिल्कुल क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि संपूर्ण लंबाई में पिट्स का व्यास कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी आपको समान व्यास दिखाई देगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। जितने भी जिस स्थान पर लिग्निन का जमाव नहीं होता उनको गर्त कहते हैं। और गर्त जो है इसमें सरल गर्त के अंदर सभी स्थानों पर या संपूर्ण लंबाई में क्या होता है, इनका व्यास समान होता है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि जाइलम की जो वाहिका होती है, जाइलम की वाहिका में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये सरल गर्त कहाँ पर पाई जाती है, जाइलम की वाहिका के अंदर, वेसल्स में। ठीक है, वेसल्स में पाए जाते हैं। इधर बात करें बॉर्डर पिट्स के अंदर, तो इसमें जो है इस प्रकार से आपको दो सेल्स मिलेगी और दोनों सेल्स जो है इस प्रकार से दिखाई देगी। देखिए यहां से आप देखोगे तो यहाँ पर व्यास जो है पिट्स का ज्यादा है, यहाँ पर और कम है, और यहाँ पर और कम है, यहाँ पर आगे और कम है। इधर भी ऐसे रहेगा, मतलब इसमें संपूर्ण लंबाई में जो पिट्स का व्यास होता है, गर्त का व्यास होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है या असमान होता है। यहाँ पर इस स्थान पर पदार्थ का जमाव हो जाता है और पदार्थ का नाम है सुबेरिन। क्या नाम है, सुबेरिन। ठीक है, वही ये क्या है, पिट्स मेम्ब्रेन है, ये क्या है, पिट्स मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर किस पदार्थ का जमाव हो गया, सुबेरिन का जमाव हो गया। जिस स्थान पर या पिट्स मेम्ब्रेन के जिस स्थान पर सुबेरिन का जमाव हो जाता है, और ये सुबेरिन के जमाव के कारण ये यहाँ का जो स्थान होता है, खाली स्थान होता है, ये क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, जो पिट्स मेम्ब्रेन होती है यहाँ से क्या हो जाती है, फूल जाती है, फूलकर बड़ी हो जाती है। और फूलकर जब बड़ी हो जाती है तो इसे हम कहते हैं टोरस। नाम याद रखना, टोरस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, टोरस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें इसके अंदर तो कहाँ पर ये पाई जाती है, आपको याद रखना है कि जाइलम की वाहिनिकाओं के अंदर। कहाँ पर पाई जाती है, जाइलम की वाहिनिकाओं में पाया जाता है। कौन, परिवेशित गर्त। वाहिनिकाओं मतलब ट्रेकियार्ड्स में, ट्रेकियार्ड्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है या संपूर्ण लंबाई में इसका व्यास क्या होता है, इसका व्यास असमान होता है। संपूर्ण लंबाई में इसका व्यास क्या होता है, असमान होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमने लिग्निफिकेशन की बात की है ना। और अगर सुबेरिन की पूछा जाए आपसे कि सुबेरिन का जमाव जो है ये कहाँ पर होता है सर्वाधिक, तो सुबेरिन का जमाव सर्वाधिक मिडिल लेमेला के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सुबेरिन हो गया। अब बात करते हैं क्यूटीन की। क्यूटीन क्या होता है और कहाँ पर इसका सर्वाधिक जमाव होता है। ठीक है,
क्यूटीन नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्यूटीन। क्यूटीन की बात करें तो क्यूटीन जो है ये जो एपिडर्मिस होती है पत्ती की एपिडर्मिस में इसका जमाव होता है। पत्ती की कहां पे होता है? एपिडर्मिस में इसका जमाव होता है। और जब एपिडर्मिस में इसका जमाव हो जाता है तो इससे बनती है क्यूटिकल। इससे क्या बनती है? क्यूटिकल। और जिस स्थान पर क्यूटिकल बन जाती है और ये जो क्यूटिकल होती है ये ट्रांसपीरेशन को क्या करती है? ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन को क्या करती है? कम करने का काम करती है। जो क्यूटिकल होती है ये वाष्पोत्सर्जन को क्या करती है? कम करती है। ट्रांसपीरेशन को क्या करती है? कम करती है। ठीक है, तो क्यूटिकल आपको ये याद रखना है। और ये कहां पर पाया जाता है? तो जीरोफाइट्स की जो लीफ होती है, प्लांट्स की जो लीफ होती है, मरोद्भिद पादपों की जो पत्तियां होती है उनके अंदर ये पाया जाता है। पत्ती में भी कहां पर? एपिडर्मिस के अंदर। ठीक है, एपिडर्मिस देखिए जब हम सेल को देखते हैं तो इस प्रकार से आपको जब ट्रांजेक्शन लोगे आप किसका? पत्ती का, तो उसमें सबसे बाहर की तरफ आपको एपिडर्मिस दिखाई देगी, उसके अंदर आपको हाइपोडर्मिस और अंदर की तरफ कोर्टेक्स दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिलिका। सिलिका भी एक प्रकार का पदार्थ होता है जो कि पदार्थ इनके पादपों के अंदर जमा हो जाता है। सिलिका की बात करें तो ये घास के अंदर इसके उदाहरण मेन है। ठीक है, जो एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है। घास के अंदर होता है, ठीक है, धान के अंदर होता है, इक्विसिटम में होता है, डाइटम के अंदर होता है। ठीक है, घास हो गया, इक्विसिटम हो गया, डाइटम हो गया, जेट्रोपा हो गया, इन सभी के अंदर क्या होता है? अपने जो सिलिका होता है इसका जमाव हो जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ तक जो है सिलिका देख लिया, क्यूटीन देख लिया, लिग्निफिकेशन देख लिया, सुबेरिन देख लिया। ठीक है, इसी के साथ आगे हम बात करते हैं, 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं और उसके बाद फिर एंड में हम इसके कार्य की बात करेंगे। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिए सुनना ध्यान से। क्वेश्चन आपके सामने है कि जो मध्य पटलिका होती है उससे संबंधित है फल, या आप ऐसा देख लो कि जो कच्चे फल हैं, कच्चे फल कठोर क्यों होते हैं? एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है फल पकने पर मुलायम या कोमल क्यों हो जाते हैं? फल पकने पर मुलायम या कोमल क्यों हो जाते हैं? दोनों का आंसर है मध्य पटलिका से संबंधित है। ठीक है, मध्य पटलिका की बात करें या मिडिल लेमेला की बात करें तो जब तक मिडिल लेमेला क्या होगी? मध्य पटलिका की उपस्थिति के कारण फल कैसे होते हैं? कच्चे फल कठोर होते हैं। कच्चे फल कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। किसके कारण? मिडिल लेमेला की उपस्थिति के कारण। जब मिडिल लेमेला घुल जाती है फल के अंदर, मिडिल लेमेला या मध्य पटलिका के घुल जाने पर जो फल हैं वो कोमल हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, लसलसे हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आपके ऑप्शन में इस प्रकार से भी आ सकता है कि मध्य पटलिका की उपस्थिति के कारण या मध्य पटलिका की अनुपस्थिति के कारण। तो अनुपस्थिति के कारण तो फल पकने पर मुलायम या कोमल हो जाते हैं, और जब मध्य पटलिका की उपस्थिति होगी तब फल कैसे रहेंगे? कच्चे फल कठोर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, कार्य की बात करते हैं तो कार्य देख लें, सारी बातें आपको याद रखनी है बिल्कुल बारी बारी से। फंक्शन की बात करें, कार्य की बात करें तो सबसे पहला कार्य है ये सेल को या सेल की बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है। सेल की बाह्य आघातों से क्या करती है? सुरक्षा करती है। ये सेल की साइज व शेप को बनाए
रुकती है। तो सेल की जो साइज है, शेप है, आकार आकृति है, उसको बनाने का काम कौन करती है? सेल कौन करती है। तीसरा है अवांछित बाह्य पदार्थों, अवांछित बाह्य पदार्थों के प्रवेश को रोकती है। अवांछित बाह्य पदार्थों के प्रवेश को रोकती है। ठीक है, तो जो अवांछनीय पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, उनके प्रवेश को क्या करती है? सेल में जो वॉल है ये कोशिका में आने से उनको रोकती है। तो हमने जो है सेल वॉल के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, तो आपको बिल्कुल इस तरीके से पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो और हम जो पढ़ें उससे बाहर नहीं जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर से मिलते हैं अपन नए वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के जितने भी थ्योरीज हैं और किस प्रकार से इसको समझाने में कौन कौन से लोग आए हैं, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इसको समझाया है। ठीक है, तो उन सभी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलते हैं अपन नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।